हेलो, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा पॉज हो गया था, 2-3 दिन का गैप हो गया था। कुछ वैसी इमरजेंसी काम हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा छुट्टी लेना पड़ गया था। और आज से आपका ये सिलसिला फिर से कंटिन्यू रहेगा और कोशिश रहेगा कि नहीं के बराबर जो है आपको छुट्टी दिया जा सके। थोड़ा थोड़ा करके ही बस आपको हम जोड़ सके। और जैसा कि हम शुरुआत किए थे टॉपिक को, उसी टॉपिक के सिलसिले को जारी रखते हुए आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर का 22 तारीख का सीरीज। और इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे थे उसमें आपकी पकड़ कितनी मजबूत बन रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए, ऊंची उड़ान के द्वारा इस चल रहे मुहिम के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। आपको पता होगा ऊंची उड़ान वादा सफलता का कई तरह से ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रही है, कई तरह से क्विज ऑर्गेनाइज करवा रही है। कल से जो है हम आपको इसका पूरा आपको एक चार्ट ला करके देंगे कि हमारे जो ऊंची उड़ान है उसके द्वारा किस किस तरीके का कौन कौन प्रोग्राम कब कब चलाया जाता है, कौन कौन डे में क्या क्या प्लान दिया जा रहा है। इसका भी हम लोग कल आपको खुलासा करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। वैसे अगर आप इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े हुए होंगे, या टेलीग्राम के माध्यम से अगर आप जुड़े होंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिल भी रहा होगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होंगे तो भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिल रही होगी। इसके बावजूद भी हमारा भी कोशिश होगा कि आपको जो ऊंची उड़ान के द्वारा जो भी जारी किया जाता है नोटिफिकेशन वो भी हम आप तक पहुंचाए। आज के बाद हम आपको कल से जो जितनी भी टॉपिकें हैं जो उपलब्ध कराई जा रही है वो सब हम आपके तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हमारा करंट अफेयर का सीरीज क्या है, क्या क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बात करते हैं। आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कितना खतरनाक क्वेश्चन है जरा इसको जानने का प्रयास करते हैं। एक और दूसरी बात, हम लोग सीधा सीधा वन लाइनर इसलिए आपके लिए लाते हैं ताकि सीधा हिट करे और सीधा आप उसको आंसर के तौर पे याद कर सके, इधर उधर की बात ना करते हुए, झूठ का इस ऑप्शन उस ऑप्शन में ज्यादा घुमाने के बजाय आपको हम सीधा आंसर बताने का कोशिश करेंगे जो कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपके दिमाग को हिट कर जाए। वर्ल्ड जुडिशियरी एसोसिएशन एक बना हुआ है, पूरी दुनिया में जुडिशियरी को लेकर के एक एसोसिएशन बना हुआ है। उसके द्वारा हर वर्ष क्या होता है कि मेडल ऑफ द ऑनर दिया जाता है ना, मेडल ऑफ द ऑनर दिया जाता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय वकील को इस चीज से सम्मानित किया गया। कितनी गर्व की बात है भारत के लिए। सलूट है ऐसे वकील को, सलूट है ऐसे लोगों को जिनको पूरी दुनिया सराह रहा है। पूरी दुनिया के द्वारा ये बात बताई गई कि हाँ काम हो तो वैसा हो जो एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जा सके। और ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया हमारे भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भुवन रिभु। याद रखें क्या नाम है इनका, भुवन रिभु। ये हमारे बगल में दिख रहे होंगे आपके ऑप्शन, ये हमारे भुवन रिभु हैं। इन्हें एक सम्मान दिया गया है जो कि वर्ल्ड जुडिशियल एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान का नाम है मेडल ऑफ द ऑनर। ये भारतीय वकील को पहली बार दिया गया है। ये दिया गया किनको, भुवन रिभु के। ये एक प्रसिद्ध भारतीय बाल अधिकार वकील है। ये मतलब जुडिशियरी के क्षेत्र में काम करते हैं और ये बच्चों के लिए, बच्चों का न्याय दिलाने के लिए ये कई सालों से कार्यरत है। और इसके साथ ही वे जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन, याद रखिए JRC के संस्थापक भी हैं और ये बाल संरक्षण के लिए काम करता है। इन्होंने अभी तक कई हजार बच्चों को जो शोषण किया जाता है बच्चों के साथ उससे मुक्त करवा चुके हैं। महिलाओं के साथ जो शोषण होता है उससे भी मुक्त करवा चुके हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे के साथ अन्याय होता है, जो जबरदस्ती उनको एक तरह से सप्लाई करवाया जाता है, मतलब बाल जानते होंगे कि आपको नौकरी कराने के लिए या बाल मजदूर कराने के लिए जो बच्चे के साथ शोषण होता है, इन सब से निजात दिलाने के लिए इनका कोशिश चलता है। उन्हें यह सम्मान न्याय और मानवाधिकार के लिए, बच्चों और बाल विवाह, तस्करी, यौन शोषण और जबरन श्रम से बचाने के लिए यह उत्कृष्ट अवार्ड इन्हें दिया गया है। बच्चों को न्याय के लिए कभी कभी अकेले नहीं लड़ना चाहिए, कानून की उसकी ढाल होनी चाहिए और उसके न्याय का अधिकार होना चाहिए। ये इनका स्टेटमेंट है। इनके स्टेटमेंट को जरा पढ़ेंगे कि बच्चे को न्याय के लिए कभी कभी अकेले नहीं लड़ना चाहिए, कानून की ढाल होनी चाहिए, यानी कानून में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस बच्चे को न्याय दिला सके और उस कानून के माध्यम से उस बच्चे को न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट है भुवन रिभु का। सलूट है ऐसे लोगों को। न्याय विधि की दुनिया में सबसे जो सबसे बड़ा संस्था है जिसका हम लोग बात कर रहे थे, वर्ल्ड जुडिशियल
जर्नलिस्ट एसोसिएशन 1963 में इसको स्थापित किया गया था और ये संस्था के द्वारा विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे महान हस्तियों को भी क्या किया गया बताओ, सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे ही सम्मान हमारे भारत के एक वकील को मिला जिनका नाम है भुवन रिभू। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इन्हें एक सम्मान दिया गया। सोचिए 1963 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जो इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे लोगों को सलूट है। अगला, भारत हाल ही में आर्टेमिस समझौता, आपको पता होगा नासा के द्वारा ये चलाया जाता है और इसमें 54वां देश कौन सा शामिल बन गया, बल्कि 54वां क्या 55वां देश भी नॉर्वे बन चुका है। ठीक है, 55वां देश भी नॉर्वे बन चुका है। ठीक है, 55वां देश इसका नॉर्वे भी बन चुका है। लेकिन फिर सवाल आता है 54वां देश कौन बना था, तो अपने एशिया का एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, ये इसका हिस्सा बना है। इस समझौते के तहत क्या क्या होता है, तो चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं, इनकी कक्षा, सतह और उप सतह पर होने वाली गतिविधियों का अध्ययन करना है। यानी कि इस सौर मंडल में जितने भी चंद्रमा है, मंगल है, धूमकेतु है, इन सारे क्षुद्र ग्रहों की कक्षा, सतह और उप सतह पर होने वाली गतिविधियों से संबंधित एक आर्टेमिस समझौता किया जाता है। इस समझौता का पहली बार जो शुरुआत हुआ अक्टूबर 2020 में, 8 देशों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया और भारत भी 2023 में इसका सदस्य बना। और कुल अभी जो इसके सदस्य की संख्या है वो कितनी है, टोटल सदस्य की संख्या 55 हो गई है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज इसमें देश शामिल होते हैं। सबसे अधिक यूरोप के कॉन्टिनेंट में से 28 देश इसमें शामिल है। यूरोप से लगभग इससे क्या है बताइए, 28 देश इसमें शामिल है। वही नॉर्थ अमेरिका का बात करेंगे तो 5 देश उससे भी शामिल है। इस तरह से कई देशों के लोग जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक हम क्या कर सके, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और इन सब की सतह और इनकी गतिविधियों का अध्ययन कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे एक देश के सोशल रिफॉर्मर रहे, समाज सुधारक रहे, जिनका नाम ज्योतिबा फुले, पता ही होगा आपको, महात्मा ज्योतिबा फुले। इनकी जयंती मनाई जाती है, प्रतिवर्ष मनाई जाती है और ये मनाई जाती है कितने, 11 अप्रैल को। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक सतारा जिले में 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी, याद रखिएगा इनका कार्य जो है मुख्यतः जाति विरोधी, समाज सुधारक और लेखक भी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में, महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन गुजार दिया। वे थॉमस पेन की पुस्तक द राइट्स ऑफ द मैन से काफी प्रभावित थे। थॉमस पेन की एक बुक है जिसका नाम है राइट्स ऑफ द मैन। कई बार आपसे ये सवाल पूछ देगा कि जो थॉमस पेन है उनकी बुक का नाम क्या है, तो उनके बुक का नाम है द राइट्स ऑफ द मैन। इससे ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में महिलाओं और निम्न जातियों की शिक्षा के सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का कैसे एक रास्ता बन सकता है, इसमें वो रहस्य लिखा हुआ था, इसलिए वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित थे। फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई, उनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई था, 1848 में भारत का पहला कन्या विद्यालय पूना में शुरू किया। याद रखिएगा 1848 में पहला कन्या विद्यालय शुरुआत भारत में ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्री बाई के द्वारा शुरू किया गया। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज, कई बार आपको हजार बार सवाल पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने साल कौन सा, 1873 में किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्यशोधक? सत्य के साधकों का समाज, यानी कि सत्य के साधक, सत्य के साथ चलना। इसका उद्देश्य था कि समाज में फैली कुरीतियां, समाज में फैले अंधविश्वास, समाज में फैले जातिवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और अधिक से अधिक जागरूक करके लोगों के साथ इस बात को एहसास करा देना कि सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं उसको दूर कर सके, और ऐसे में इनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित हुआ और कहा भी जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से वहां पर एक थे विट्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर, याद रखिए इनका नाम, विट्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर ने ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी। और उन्हें उनकी जो पुस्तक है वह एक बहुत फेमस पुस्तक है गुलामगिरी, याद रखिएगा। जो इनका पुस्तक है ज्योतिबा फुले का, इनका नाम है गुलामगिरी। इसमें उन्होंने दिखाया है कि समाज के निचले तबके के लोगों को एक साथ कैसे शोषण होता है, उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप आंसर भी अच्छे से लगा लेंगे। इससे एक नहीं कई सवाल बन गए। गुलामगिरी किनका बुक है? ज्योतिबा फुले का बुक है। इनका जन्म दिवस के तौर पे कब जयंती मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ये किसको मानते थे अपना आदर्श?
तो थॉमस पेन को मानते थे। इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था विट्ठल राव कृष्णा जी वंदेकर। उन्होंने इन्हें क्या किया था कि अवार्ड दिया था। कौन नाम से? तो महात्मा के नाम से। उनकी वाइफ का नाम क्या था? तो सावित्री बाई। और इन्होंने पहली बार भारत में कन्या विद्यालय जो है उन्होंने ओपन करवाया था। अभी हाल ही में क्या हुआ था, T20 में 13,000 रन बनाए अपने देश के खिलाड़ी जिनका नाम है विराट कोहली, आप जानते होंगे। भारत के पहले और दुनिया के 5वें ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने इस छोटे से फॉर्मेट में क्या किया है, 13,000 रन के आंकड़े को क्या किया है, पार किया है। कहां स्थित भुगतान अवसंरचना कंपनी जिसपे भारत की 2025 की पहली यूनिकॉर्न बन गई? ये एक बेंगलोर की कंपनी है, निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। अच्छा, कोई भी कंपनी जिसका मूल्यांकन या जिसका वैल्यू जो है $1 बिलियन से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसी को यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है जिसका वैल्यू 1 मिलियन से अगर ज्यादा डॉलर का हो जाए। वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली 2013 में यूनिकॉर्न शब्द को पहली बार इजाद किया था। 10 बिलियन से अगर डॉलर वाली कंपनी अगर स्टार्टअप होती है तो उसको डेकाकॉर्न के नाम से जानते हैं या उसी को सुपर यूनिकॉर्न कहते हैं। यानी अगर कोई कंपनी है जिसका लागत जो है स्टार्टअप का कितना होता है, अगर 10 बिलियन डॉलर होता है तो ऐसे स्टार्टअप को डेकाकॉर्न कहा जाता है। और अगर 100 बिलियन से अधिक का हो जाता है तो उसको हम लोग हेक्टोकॉर्न के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा। और यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल वित्तीय दुनिया में किया जाता है। स्कॉटलैंड यूनिकॉर्न को अपना राष्ट्रीय पशु मानता है। यूनिकॉर्न एक जानवर है जिसको पशु के तौर पे कौन, स्कॉटलैंड इसको यूज करता है। अगर हम आपसे बात करें कि इसकी जो भुगतान संरचना वाली कंपनी कहाँ की है, तो बेंगलोर की है, जो क्या बन गई है, 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो इस तरह से आप इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फार्मास्यूटिकल्स ने एक जेनेरिक दवाई बनाई है जिसमें आपूर्ति में बहुत बड़ा योगदान है। ये शायद हम आपको पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, शायद ये रिपीटेड है क्वेश्चन, आपको हम करवा चुके हैं। इस मामले में भारत जो है नंबर 1 पर है। भारत जो है वह जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे नंबर पे बन गया जहां पे फार्मास्यूटिकल से संबंधित विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाइयां बनाती है। और इसमें भारत का योगदान बहुत ज्यादा हो गया, 20% के आसपास भारत का योगदान हो गया। आपको हम ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ज़्यादा मिनट का तो वीडियो हम नहीं बना पा रहे, क्यों? क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक के साथ बस अभी आपसे जुड़ रहे हैं। जैसे आप हमारे आदी हो जाएंगे, हम आपके आदी हो जाएंगे, तो जो हमारे आपके बीच का डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कमेगा और हम और ज़्यादा लेंथ बढ़ाते चलेंगे। तो इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ फिर हम लोग आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा प्रयास करिए कि हम लोगों को आगे बढ़ाने का, ताकि हम और बेहतर तरीके से काम कर सके, आपके लिए और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।